हेलो। हेलो। अगला लिखिए भाई। हेडिंग डालिए अगला, ये चौथा था, तीसरा ना, पिछला, हाँ चौथा डालिए हेडिंग। साम्य विधि का अनुगामी है। साम्य, चौथा ये हेडिंग में, नेचर में चौथा इसका नेचर लिखवाया जा रहा है। साम्य विधि का अनुगामी है। अनुगामी मतलब फॉलोअर है, अर्थात पीछे चलने वाला है, इसका मतलब। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। साम्य की उत्पत्ति। साम्य की उत्पत्ति सामान्य विधि की कठोरता को। सामान्य विधि मतलब जो कॉमन लॉ है या जो आपका कॉमन लॉ। साम्य की उत्पत्ति सामान्य विधि की कठोरता को दूर करने के लिए की गई थी। न कि सामान्य विधि पर अभिभावी होने के लिए। न कि सामान्य विधि पर अभिभावी होने के लिए। अभिभावी बने प्रिवेल करना। अभिभावी होने के लिए साम्य ने कभी भी साम्य ने कभी भी सामान्य विधि साम्य ने कभी भी सामान्य विधि के प्रावधानों पर सामान्य विधि के प्रावधानों पर, दो तीन लाइन छोड़कर लिखिए भाई जो लोग नए हैं। आपका सामान्य विधि के प्रावधानों पर अभिभावी होने का दावा नहीं किया। अभिभावी होने का दावा नहीं किया। पांचवा लिखिए, चार हो गया, पांचवा हेडिंग डालिए। साम्य समता में विश्वास करती हैं। साम्य समता में विश्वास करती हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। यह कहा जाता है कि यह कहा जाता है कि समता ही साम्य है। ये भी आपका अलग से मैक्सिम भी पढ़ना है। ये जो मैं लिखवा रहा हूँ मैक्सिम यानी कि सुक्ति पढ़ना है। यह कहा जाता है कि समता ही साम्य है। साम्य न तो भेदभाव करती है। साम्य न तो भेदभाव करती है और न भेदभाव चाहती है। साम्य न तो भेदभाव करती है और न ही भेदभाव चाहती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में 14 में मुख्य रूप से
समता का सिद्धांत समाहित है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में। मुख्य रूप से समता का सिद्धांत समाहित है जो साम्य का ही नियम है, जो साम्य का ही नियम है, माने इक्विटी का ही ये नियम है जो समता। केस लिखिए, एक इसी में अभी केस ना लिखिए, अभी आपका इसमें लिखना है 1-2 लाइन। समता का तात्पर्य, केस अभी ना लिखिए, 1-2 लाइन और लिखना है। समता का तात्पर्य समान परिस्थितियों में रहने वाले, समता का तात्पर्य समान परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्तियों के प्रति, समान परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्तियों के प्रति समान व्यवहार करना है, समान व्यवहार करना है, न कि असमान परिस्थितियों में, न कि असमान परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्तियों के साथ, न कि असमान परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्तियों के समान, व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना, समान व्यवहार करना। अर्थात इसको और थोड़ा क्लियर लिखवा दें, क्योंकि कई लोगों के हो सकता है न समझ में आए, तो अर्थात करके 1 लाइन और जोड़ा जा रहा है। अर्थात असमान हैसियत में असमान हैसियत रखने वाले, अर्थात असमान हैसियत रखने वाले व्यक्तियों के बीच विभेद किया जा सकता है, विभेद किया जा सकता है। अब देखिए, आईएएस में संविधान में पूछा गया था कि कौन सा अनुच्छेद जो है आर्टिकल 14 पर दिया था, तो आर्टिकल 14 मुख्य बात ये बताता है कि जो व्यक्ति समान परिस्थिति में है उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। लेकिन आर्टिकल 14 ही यानी कि ये भी अनुमति देता है कि जो व्यक्ति असमान परिस्थिति में है उनके साथ असमान व्यवहार किया जा सकता है। आपका ये याद रखिए, कौन सा अनुच्छेद अनुमति देता है, तो आपका अनुच्छेद 14 है। और असमान व्यवहार करने के लिए आपका अनुच्छेद, देखिए बोतल हटा दिए, गिर जाएगा। असमान व्यवहार करने के लिए बने हैं अनुच्छेद 15, 16 इत्यादि, को आगे बताया जाएगा संविधान में। यानी कि अनुच्छेद 14 मुख्य रूप से इक्विटी पर ही आधारित है, क्योंकि आगे भी हम पढ़ेंगे तो आपका ये बताएंगे कि समता ही क्या है, साम्य है। और एक उदाहरण कम से कम हम देख लें जहाँ की हैसियत असमान हो तो उनके बीच असमान व्यवहार किया जा सकता है। और आपका एक उदाहरण हम देखते हैं, आपका सीपीसी की धारा 73 पर उदाहरण देखा जा सकता है समता का। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति हैं, बी को उधार दिया है 1000, सी माने बी से उधार लिया है 1000, सी से उधार लिया है 500 और डी से लिया है 500। तो अब ऐसी दशा में
आपका कानून ये कहता है, समता ये कहती है, साम्य ये कहता है कि आपका समान व्यवहार किया जाए, लेकिन आपका ये भी है हैसियत के अनुसार। तो जो ज़्यादा पैसा दिया है, तो अगर ये पैसा नहीं चुका पा रहा है और एक की संपत्ति कुर्क करके बेची गई और पूरा धन 1,000 रुपया आया और लौटाना कितना है टोटल 2,000। तो कानून ये कहता है कि भाई समान परिस्थिति में रहने वालों के बीच समान व्यवहार, असमान परिस्थिति है तो असमान व्यवहार। तो आपका अधिक ये दिया है तो भाई 500 500 और ये क्या दिया है अधिक, तो आनुपातिक वितरण होगा, प्रोपोर्शनल जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और जो जितना पैसा दिया है उस अनुपात में 1,000 में से पैसा लौटाया जाएगा। तो बताइए इनको कितना मिलेगा, 500 इनको, और इनको 250। ये शुद्ध रूप से किस पर आधारित है कि समता ही क्या है, सम। ये अभी झारखंड में भी आया था, बताया जाएगा आगे जब ये मैक्सिम चलेगी डिटेल में, तो वहाँ हम इसको और डिटेल में थोड़ा करके बताएंगे। अगला लिखिए भाई लास्ट आपका नेचर में, छठवां नेचर लिखिए। लिखिए हाँ कि हाँ केस लिखना, देखिए लिखिए सुधीर गोयल बनाम, केस लिखना है ना, सुधीर गोयल बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन दिल्ली। सुधीर गोयल बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन दिल्ली। लिखिए इसमें निर्णय, विभेद साम्य के सिद्धांतों के विपरीत है। विभेद, विभेद साम्य के सिद्धांतों के विपरीत है, यानी कि साम्या विभेद नहीं चाहती, लेकिन किसके बीच विभेद नहीं चाहती है भी सतर्क रहना है। जो समान इस माने सेम स्टेटस में है, यानी कि समान हैसियत या परिस्थिति या समान स्तर भी कहा जाता है। असमानों के बीच भाई विभेद किया जा सकता है, ये आर्टिकल 14 भी अनुमति देता है। अगला लिखिए भाई छठवां नेचर, साम्य सामान्य विधि की पूर्ति करने वाला एक निकाय है। हेडिंग डालिए साम्य सामान्य विधि की पूर्ति करने वाला एक निकाय है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, साम्य की उत्पत्ति, साम्य की उत्पत्ति सामान्य विधि की कठोरता, साम्य की उत्पत्ति सामान्य विधि की कठोरता एवं कमियों की पूर्ति के लिए की गई थी, एवं कमियों की पूर्ति के लिए की गई थी। साम्य निम्नलिखित 3 प्रकार से, साम्य निम्नलिखित 3 प्रकार से इस कमी को दूर करती है। साम्य निम्नलिखित 3 प्रकार से इस कमी को दूर करती है। फर्स्ट लिखिए भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 प्रकार लिखना है। फर्स्ट लिखिए
ऐसे मामलों में अनुतोष प्रदान करके, ऐसे मामलों में अनुतोष प्रदान करके जिसमें सामान्य विधि के अंतर्गत, जिसमें सामान्य विधि के अंतर्गत कोई उपचार उपलब्ध नहीं था, यानी कि कोई रेमेडी, कोई उपचार उपलब्ध नहीं था, अर्थात कोई रेमेडी उपलब्ध नहीं थी। अब इसका उदाहरण आपका मैं बताया था, फिर एक बार बता रहा हूँ। आपका 1703 का केस देखेंगे, एसबी वर्सेज व्हाइट का, और जस्टिस होल्ट थे। अपकृत में केस मिलता है। उस केस में जस्टिस होल्ट ने कहा कि अगर किसी के पास राइट है तो हर हाल में रेमेडी भी होनी चाहिए, क्योंकि राइट और रेमेडी यानी कि अधिकार और अधिकार के हनन होने पर कोर्ट द्वारा उसे लागू कराने का अधिकार, ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं और दोनों साथ साथ चलते हैं, और उपचार के बिना अधिकार की बात सोचना या कहना व्यर्थ है। और इसीलिए अनुच्छेद 32 को भी संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना गया है, क्योंकि ये उपचार देता है किस मामले में, मूल अधिकार के मामले में। और इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इसी अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, क्योंकि अगर अधिकार दे दिया जाए और रेमडी छीन ली जाए तो अधिकार लेकर केवल झुनझुना बजाएंगे, जैसे छोटे बच्चे बजाते हैं, और कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। एक कल्पना करके देखिएगा कि 2 to 6 32 नहीं रहता, वैसे अब तो मूलभूत ढांचा हो गया है, लेकिन नहीं रहता तो क्या होता? तो अधिकार को कुचल देती सरकार, और आप न्यायपालिका मौन केवल रहती, कुछ कर नहीं पाती। तो इसीलिए आपका, तो कैसे आपका सामने जहाँ की अधिकार था लेकिन कोई उपचार नहीं था, तो साम्य उस कमी को पूरा किया और क्या प्रदान कर दिया? उपचार। तो इस कमी को कैसे पूरा किया बताया गया था इतिहास कबूतर खाने का। और सबसे पहले नया कबूतर खाना एसबी बनाम किसमें बना दिया गया? व्हाइट। और नए उपचार क्या किए गए? प्रदान। तो ये हम इतिहास बताए थे, अब दोबारा ना बताया जाए। लिखिए, 2 सेकंड लिखिए भाई, इसमें केस लिख लीजिए। एसबी वर्सेज व्हाइट का वाद है, एसबी वर्सेज व्हाइट का वाद, ये 1703 का केस है, 1703। बिहार में एक बार पूछा है, जज का नाम भी पूछा, जस्टिस होल्ट। एसबी बनाम व्हाइट 1703 का केस है, जज का नाम है हो अदालत होल्ट। और ये जो बिहार में पूछा गया है कि ये केस किससे रिलेटेड हैं, तो इलेक्शन से या निर्वाचन या चुनाव से, उसको लिख लीजिए। तो ये केस किससे रिलेटेड है? इलेक्शन यानी कि चुनाव से। जैसे चुनाव आ रहा है, आपका हो सकता है फरवरी में हो, देखिए क्या होता है। अब देखिए क्या होता है, चुनाव थोड़े आएगा, कोरोना रोक देगा चुनाव को जब देश में। लिखिए भाई, आगे लिखिए, सेकंड लिखिए। ये तो फर्स्ट कमी कैसे दूर करता है सामी, ये बताया गया। सेकंड लिखिए, ऐसे मामलों में उपचार प्रदान करके, ऐसे मामलों में उपचार प्रदान करके जिनमें सामान्य विधि के तहत, जिनमें सामान्य विधि के तहत उपचार अपर्याप्त थे, जिनमें
सामान्य विधि के तहत उपचार अपर्याप्त थे। माने उपचार तो था लेकिन सफिशिएंट नहीं था। इसका ज़्यादातर उदाहरण हम संविधान से भी ले सकते हैं। जैसे कि मूल अधिकार का ही देख लीजिए। अगर किसी राज्य ने किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया है तो बस न्यायालय उस फंडामेंटल राइट की रक्षा करता था, और जिसके मूल अधिकार का हनन हुआ है उसे मुआवजा नहीं दिलवाता था। लेकिन रुदल शाह का केस आया। रुदल शाह बनाम बिहार राज्य, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल अधिकार की रक्षा करना अपर्याप्त उपचार होगा। अब राज्य मुआवजा भी दे जिनके मूल अधिकारों का क्या हुआ है, हनन। ये आपका माने उपचार जहाँ कम था उसको क्या किया, साम्या ने बढ़ा दिया। ये भी रुदल शाह का भी केस इस पर देख सकते हैं कि उपचार को क्या किया, अब मूल अधिकारों पर क्या दिलवाने लगा उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट। कहीं लिखा नहीं है कानून में, ये सुप्रीम कोर्ट स्वतः उपचार बढ़ा दिया। तीसरा लिखिए, थर्ड, सामान्य विधि की कठोर एवं दोषपूर्ण कार्य प्रणाली को सामान्य विधि की कठोर एवं दोषपूर्ण कार्य प्रणाली को सरल बनाकर सामान्य विधि की कठोर एवं दोषपूर्ण कार्य प्रणाली को, यानी कि प्रक्रिया को, कार्य प्रणाली ना है तो प्रोसीजर लिख लीजिएगा, प्रक्रिया को सरल बनाकर। इस पर भी काफी अच्छा उदाहरण आपको दिया गया था, और वह उदाहरण दिया गया था पीआईएल का, अगर याद हो तो। लोकहितवाद का हमने दिया था कि लोकस स्टेंडाई का नियम हमने बताया था। फिर एक बार हम बता रहे हैं, एक लाइन दो लाइन। परंपरागत जो नियम था सुनवाई का वह लोकस स्टेंडाई का था। लोकस स्टेंडाई या अधिस्थिति का नियम, शुद्ध हिंदी में अधिस्थिति। तो लोकस स्टेंडाई का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति के अधिकार का हनन हुआ है केवल और केवल वही व्यक्ति ही उपचार की मांग कर सकता है, अर्थात वाद दायर कर सकता है। यानी कि अगर एक के अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो कोर्ट का दरवाजा कौन खटखटाए, केवल ए। इसको हम क्या कहेंगे, लोकस स्टेंडाई। लेकिन ये प्रक्रिया दोषपूर्ण थी। इस दोषपूर्ण प्रक्रिया के कारण जो गरीब थे, निर्धन थे, कुचले हुए थे, अज्ञानी थे, अपने मूल अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके पास न पैसा है न ज्ञान है। अतः सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को शिथिल किया और किसका जन्म, पीआईएल का जन्म किया। तो ये प्रक्रिया को जो कठोर प्रक्रिया थी सुनवाई के नियम को, उसको क्या किया, साम्य के आधार पर क्या बना दिया। अब समाज का कोई भी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। अगर एक लेटर भी भेज दिया जाए, पोस्ट कार्ड भी भेज दिया जाए, तो उच्चतम न्यायालय उसी को याचिका मान सकता है और मानकर कार्यवाही कर सकता है। वर्तमान में जो है, यानी कि पीआईएल में फीस भी नहीं लगती। जो कोर्ट फीस लगती है, चूंकि लोकहित का मामला रहता है तो लोकहित के मामले में कोर्ट फीस माफ रहती है और प्रक्रिया को शिथिल बनाया गया है। यानी कि इसका मतलब कि पोस्ट कार्ड पर लिख दीजिए, सोशल मीडिया पर लिख दीजिए, लेटर भेज दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसे ही आपका याचिका मान सकता है। और सबसे अच्छा उदाहरण आपका परमानंद कटारा का केस है, जिसमें कि पोस्ट कार्ड पर लिखी गई बातों को ही क्या मान लिया गया, आपका पीआईएल याचिका मान ली गई। तो इस प्रकार आपका जो साम्य का नेचर है
आपका वह समाप्त हुआ। अब आइए साम्य के सिद्धांतों को देखते हैं। एक एक करके भाई सिद्धांत आपका शुरू किया जाए। जहाँ तक साम्य के सिद्धांतों की बात है, विकास भी हो गया। अब साम्य के जो आधारभूत सिद्धांत हैं आपका, वह मुख्य रूप से 12 सिद्धांत हैं, और सहायक जो सिद्धांत हैं वह आपका है, कह सकते हैं 6। यानी कि अगर हम सिद्धांतों को देखें, प्रिंसिपल को देखें, तो कुल 18 सिद्धांत निकलते हैं। लेकिन आपका 12 जो हैं वह मेन प्रिंसिपल हैं, और सेकेंडरी प्रिंसिपल कितने हैं आपका 6। चूंकि जो 6 सिद्धांत हैं, फिर एक बार समझिए, चूंकि जो 6 सिद्धांत हैं आपका, वे जो 6 सिद्धांत हैं, वे सिद्धांत आपका कहीं न कहीं 12 सिद्धांतों में ही समाहित हैं। अतः 6 को गौण या सेकेंडरी या सहायक माना जाता है, और इन्हीं 12 सिद्धांतों को पढ़ाते पढ़ाते वे 6 कहीं न कहीं कवर हो जाते हैं। अर्थात मुख्य रूप से जो आपको सिद्धांत पढ़ना है वह आपका पढ़ना है 12। अब 12 सिद्धांतों में आपका कम से कम जो कंपटीशन के लिए हैं 7-8 सिद्धांत तैयार करने पड़ेंगे। तो आइए एक एक सिद्धांतों को हम शुरू करते हैं सामान्य बातों के बाद। अब लेक्चर सुनिए भाई, तब आपका लिखवा जाएगा। पहला सिद्धांत हम शुरू करते हैं कि साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए। अभी बिहार में भी पिछली बार ये सिद्धांत पूछा भी गया था, और ये सिद्धांत काफ़ी अच्छा है। इसके बाद जो हम सिद्धांत पढ़ाएंगे वह आपका ये बताएंगे कि साम्य किसी भी अपकृत्य को उपचार विहीन नहीं रहने देता। बंद हो गया क्या हो देखिए। क्या मैं थोड़ा शीशा पूछिए आगे से, हमें लगता है कुछ लग गया है। वो रुमाल से पूछिए तो। ये रुमाल ले लीजिए हो, थोड़ा वो आ रहा है शीशे पे। हम्म, आगे वाला पूछिए। हाँ ये लीजिए, इससे पूछिए सही रहेगा। हाँ वो नमी आ गई है लगा, आगे पूछिए तो शीशा। हाँ अब चालू करिए तो कैमरा। फोन कर दिया, पुराने वाले से लगा दे, साफ नहीं आ रहा है अभी। पुराना वाला आन है ना, फोन कर दीजिए, पुराने वाले से सही कर दें। एक बार देखिए और। छोड़ दे, साफ नहीं आ रहा है अभी। पुराना वाला लगा दीजिए, छोड़ दीजिए। फोन कर दीजिए कि पुराने वाला ऑन कर दे, तब तक आवाज जा रही है ना। पुराना वाला कैमरा से चलाएं। देखिए भाई आपका, तो किताब पे रख दीजिए, तो ऊपर बोतल के उधर है। हाँ वहीं वहीं दीजिए, बस वहीं वहीं दीजिए। हाँ यहीं दीजिए।
देखिए भाई, आपका पहला सिद्धांत काफी अच्छा भी सिद्धांत है, और यहाँ से बिहार में आपका प्री में भी आया था और मेंस में भी आ चुका है और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो पहला सिद्धांत हम उठा रहे हैं कि साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति साम्य के आधार पर न्यायालय से अनुतोष की मांग कर रहा है, रिलीफ की मांग कर रहा है, तो कानून ये कहता है कि वह अपना हक मांगे, लेकिन प्रतिवादी का यानी कि दूसरे पक्षकार के भी हक को देने के लिए तत्पर और तैयार रहे। यानी कि अपना हक आप मांगिए, लेकिन दूसरे के हक को भी देने के लिए तत्पर और क्या रहिए, तैयार। जैसे कि दो तीन उदाहरण पहले समझिए, तब मैक्सिम को लेक्चर से आगे बताया जाए। ये सिद्धांत पारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित है। पारस्परिकता का मतलब कि साम्य न्यायालय केवल एक पक्षकार के ही हक को मान्यता नहीं देता, दोनों पक्षकारों के हक की मान्यता देता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि वादी जब मुकदमा कर रहा है और साम्य के आधार पर अपना हक मांग रहा है, तो साम्य न्यायालय ये अपेक्षा करते थे कि जो प्रतिवादी का है वह उसे देने के लिए वह तत्पर और क्या रहे, तैयार। जर्मी बेंथम भी कहते हैं कि जो जिसका है, जो आपका है, आप अपने हक के अनुसार मांगिए, लेकिन यानी कि जो वस्तु जिसकी है उस वस्तु को उसे दे दी जाए। माने आप अपनी हक मांगिए, लेकिन दूसरे पक्षकार का जो हक है आप उस हक को भी मान्यता दीजिए, और आप उस हक को भी देने के लिए तत्पर और क्या रहिए, तैयार। इसी को पारस्परिकता कहते हैं। भाई पूछा सकता है प्री में कि कौन सा सिद्धांत पारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित है, नियम पर। तो साम्य चाहने वाले को साम्य का क्या करना चाहिए, पालन। अभी अब लेक्चर न समझिए, पहले दो चार उदाहरण देखिए कि दिमाग में ये सिद्धांत बैठे, क्योंकि बिहार में पहला जो क्वेश्चन है इसका मतलब ही पूछा जाता है, और मतलब के लिए यह जरूरी है कि दिमाग में कंसेप्ट बैठे, क्योंकि भाई धारा तो है नहीं, सिद्धांत है, और उसी सिद्धांतों का अर्थ जानना है, और वो सिद्धांत किन किन कानूनों में लागू है वही निकालना है। तो साम्य पढ़ते पढ़ते तमाम कानून आप क्या करेंगे, अच्छी अच्छी धाराएं पढ़ लेंगे, कई धाराएं, सैकड़ों धाराएं याद हो जाएंगी। देखिए, आपका पहले क्लास पर ही एक उदाहरण दिया जाए। जैसे कि आप लोग आए हैं और अपना हक मांगने आए हैं कि सर हमें पढ़ाएं, तो अगर आप साम्य चाहते हैं, यानी कि आप अगर पढ़ना चाहते हैं, तो साम्य चाहने वाले को साम्य का क्या करना चाहिए, यानी कि हमारा भी जो हक है उसे देने के लिए तत्पर और क्या रहिए, सर। अब बताने की आवश्यकता नहीं है, अब यही तो है। अब आ गया ना प्रवीण भाई, आ गया ना साम्य चाहने वाले को। हाँ, जैसे कि अगर शरीर पिरो रहा है तो भाई आपका दीवार पर टेक लगा दीजिए। दीवार भी कहती है कि साम्य चाहने वाले को साम्य का क्या करना चाहिए। अब शरीर पिरो रहा है तो भाई दीवार पर टेक लगाएंगे तभी तो सही होगा। वैसे भी दीवारों पर देखिए आपका कुछ चपकवाते हैं भाई, कई लोग टेक लगाते हैं, और कपड़ा गंदा हो जा रहा है तो किनारे किनारे कुछ पन्नी होनी प्रयास करते हैं कि चपकवा दिया जाए, ताकि टेक लगाने वाले यानी कि आराम से टेक लगा कर क्या करें। पीछे वालों को दिक्कत होती है थोड़ा, कई बार भाई लोग कहे कि सर कुछ व्यवस्था करिए, एकदम जो पीछे बैठे हैं। तो फिर एक बार दूसरा उदाहरण देखिए, सामाजिक नहीं अब कानूनी उदाहरण देखिए। एक दो कानूनी उदाहरण बता के और आगे लेक्चर शुरू किया जाए, ताकि भाई दिमाग में बैठ जाए कि यही होता है। अब ध्यान से देखिए,
सबसे पहले जो आ चुके हैं उदाहरण उसी को देखा जाए। गुरु चेला का सबसे खतरनाक उदाहरण है, और बिहार तो खूब पूछता है। और जे में तो डायरेक्ट बिहार ने पूछ दिया कि गुरु चेले का संबंध संविदा अधिनियम की किस धारा में आएगा। तो संविदा अधिनियम की किस धारा में? 16, अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी कि असम्यक असर। तो आइए गुरु चेले का देखा जाए। मान लीजिए ए आपका गुरु है और आपका बी चेला है। चेला माने शिष्य भाई, ये नहीं कि चेला। तो बी के पास एक घोड़ा है और उस घोड़े की कीमत 1 लाख रुपया है। अब ए ने यानी कि गुरु ने अपने चेले की इच्छा को डोमिनेट कर दिया, यानी कि दबा दिया। दबा दिया मतलब कुचल दिया। कुचल दिया मतलब अधिशासित कर दिया। अधिशासित कर दिया। और 1 लाख का घोड़ा यानी कि ब्रेन वॉश कर दिए कुल मिलाकर आजकल की भाषा में। और 1 लाख की घोड़ा गुरु कितने में खरीद लिए? तो आपका 1,000 में। ऐसी दशा में 2 दिन बाद जब चेले को होश आया तो चेला गया, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि हमारे गुरु गुरु घंटाल निकले और क्या किए हैं? 1 लाख का घोड़ा हमारी इच्छा को दबाकर, यानी कि हम पर असम्यक असर या बुरा प्रभाव डाले, हमारी इच्छा को दबा दिए और स्वतंत्र सम्मति मेरी नहीं थी। और 1 लाख का घोड़ा कितने में खरीद लिए? 1,000। अतः कोर्ट इस संव्यवहार को, इस विक्रय को रद्द करे और रद्द करके हमारा घोड़ा गुरु से क्या करे? दिलवाए। तो बताइए चेला भाई क्या मांग रहा है? घोड़ा। तो अब कानून ये कहता है चेले से कि साम्य चाहने वाले को, यानी कि चेला, अपना हक अधिकार के रूप में मांगे, यानी कि न्यायालय से ये कहे कि हजूर इस विक्रय विलेख को रद्द करिए और मेरा घोड़ा दिलवाइए। तो इसको कहा जाता है साम्य चाहने वाला। तो यहाँ बताइए साम्य चाहने वाला चेला हो गया कि गुरु? चेला, क्योंकि वही तो मांग कर रहा है। तो दूसरा शब्द है कि जो व्यक्ति साम्य चाहता है उसे साम्य का पालन भी करना चाहिए, यानी कि चेला अपना अधिकार मांगे लेकिन गुरु के अधिकार को भी देने के लिए तत्पर और क्या रहे? तैयार। तो गुरु से कितना पैसा उधार लिया था? कितना पैसा घोड़े के लिया था? तो भाई सामी ये कहती हैं कि चेला अपना घोड़ा ले, लेकिन जो गुरु से 1,000 रुपया घोड़े की कीमत लिया है, जब तुम्हें अपना घोड़ा मिल गया तो उस कीमत को गुरु को क्या करो? लौटाओ। अगर चेला ये कहे कि हमारा घोड़ा दिलवाइए और मैं 1,000 रुपया नहीं लौटाऊंगा, तो न्यायालय घोड़ा दिलवाने से क्या कर सकता है? इनकार। क्यों? क्योंकि भाई चेला अपना अधिकार मांग रहा है, तो गुरु के अधिकार को भी देने के लिए, यानी कि उस गुरु के अधिकार को मान्यता प्रदान करने के लिए तत्पर और क्या रहे? तैयार। ये पहला उदाहरण बताया गया। क्योंकि ये जो माने सिद्धांत हैं पारस्परिकता पर आधारित हैं, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अपना अधिकार मांगिए लेकिन दूसरे के अधिकार को भी माने मान्यता दीजिए, यानी कि जो दूसरे व्यक्ति का हक है उसे भी देने के लिए तत्पर और क्या रहिए? तय। तो अगर किसी को सिद्धांत समझने में समस्या हो तो बताइए, नहीं तो अब आपका जो चलता है कि ये सिद्धांत कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, किन किन मामलों में, और फिर आपका भारतीय विधि में इसका किन किन कानूनों में प्रयोग किया गया है। अब जो भी मैं बताऊंगा बस इसी सिद्धांत पर रहेगा। पिछली बार का क्वेश्चन भी शुरुआती दौर में ही मैं बता दे रहा हूँ। जो बिहार में पिछली बार क्वेश्चन बना था वह ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 51 से बना था।
क्वेश्चन ये बना था कि साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए। ये टीपीए की किस धारा में समाहित है? तो उसमें 4 ऑप्शन दिया था और एक ऑप्शन आपका 51 भी था। भाई जो लोग बिहार चाहते हैं आपका मैंने अच्छे से देना, तो ये जो धाराएं हैं प्री के लिए वो भी तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि अब एप्लीकेशन ज़्यादा पूछ रहा है कि किस कानून की किस धारा में। तो मैं लिखवाऊंगा और एक एक समझाऊंगा भी। तो देखिए पहला देखा जाए यानी कि यह जो सिद्धांत है आपका, इस आधार सूत्र की प्रयोज्यता, प्रयोज्यता का मतलब ये हुआ कि यह जो सिद्धांत है ये किन किन मामलों में लागू होता है। देखिए आपका फिर एक बार देखिए किन किन मामलों में लागू होता है, पहले हम ये बता रहे हैं और तब इसी के साथ कुछ भारतीय विधि भी जोड़ते रहेंगे और भारत में ये सिद्धांत कहाँ कहाँ लागू है अलग से भी हम बताएंगे। तो ये जो सिद्धांत हैं ये कहाँ लागू होता है, तो आइए एक एक करके आपका देखा जाए। और पहला देखा जाए आपका व्यवस्थापन के लिए पत्नी का सामयिक अधिकार। अब ये नियम नहीं है, वो आगे बताया जाएगा, लेकिन फिर एक बार देखिए व्यवस्थापन के लिए जो पत्नी का सामयिक अधिकार था उसके बारे में थोड़ा समझिए। इंग्लैंड की जहाँ तक बात है, आपका इंग्लैंड में आपका कानून माने कुछ समय पहले यानी कि आपका 1935 के पहले आप कह सकते हैं जो पत्नी की संपत्ति वह पति प्राप्त करता था जिंदा रहते हुए। यानी कि जो पत्नी के नाम संपत्ति उस पर हक किसका होता था? पति का। पति चाहे तो बेच सकता था, दान दे सकता था, पट्टा दे सकता था, बंधक दे सकता था, ये उसको अधिकार था। ये इंग्लैंड का हम बता रहे हैं। तो ऐसी दशा में अब होता क्या था कि जो वाइफ होती थी और बच्चे होते थे उनको कुछ नहीं मिलता था, वो बेचारे भरण पोषण तक नहीं पा पाते थे और पति उनकी संपत्ति को क्या करता था? बेच देता था। तो जो इक्विटी कोर्ट थे, साम्य न्यायालय थे, वह ये कहे कि भाई इस कठोरता को दूर किए और दूर करके ये नियम साम्या ने निकाला कि साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पति अपनी पत्नी की संपत्ति प्राप्त करता है, हक है उसे, तो उसे भी साम्य का पालन करना होगा। यानी कि पत्नी और बच्चों के लिए मेंटेनेंस देना होगा। तो पहले पत्नी और बच्चों को क्या दो? भरण पोषण, और तब अपनी पत्नी की प्रॉपर्टी क्या करो? बेचो। तो यही तो साम्य चाहने वाले को, यानी कि पति अपनी पत्नी की संपत्ति ले, माने अपना अधिकार मांगे पति ले, लेकिन जो पत्नी और बच्चों का हक है उसे भी दे। तो क्या दिलवाने लगे साम्य न्यायालय? भरण पोषण। भरण पोषण दिलवाने लगे। धीरे धीरे इस नियम में परिवर्तन आया और पति का जो ये अधिकार था कि पत्नी की संपत्ति का वह हकदार होता था, वह अधिकार छिन गया और कानून बनाकर पत्नी की, अगर पत्नी के नाम संपत्ति है तो उसकी पूर्ण स्वामिनी कौन हो गई? पत्नी। यानी धीरे धीरे कानून में बदलाव लाया गया और पूर्ण स्वामिनी अब कौन हो गई? पत्नी हो गई। और पत्नी को पूर्ण हक दिया गया और इस प्रकार इसका विकास किसने किया? पत्नी को हक दिलवाने में साम्या ने। भारत में इसको थोड़ा जोड़िए, भारत में क्या नियम है? देखिए जहाँ तक भारत की बात है, भारत में इस नियम को कैसे देखा जाए, तो भारत में आपका अगर हम देखते हैं तो आपका स्त्रियों के पास जो संपत्ति थी वह आपका माने
कम उनको अधिकार था। धीरे धीरे कानून बनाकर अधिकारों में बढ़ोतरी की गई, यहाँ तक कि जो लास्ट कानून में संशोधन हुआ है। अब देखिए, पूरा इतिहास बताना संभव नहीं है भारत में, हम बता दें यहाँ। अब लास्ट कानून जो संशोधन हुआ उसको हम जरूर बता सकते हैं कि 2005 में संशोधन हुआ। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में मुख्य रूप से सेक्शन 6 था, उसको नए सिरे से लिखा गया और पुत्रियों को पुत्रों के बराबर पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिया गया। तो ऐसी दशा में जहां तक भारत की बात है, अब टीपीए की धारा थोड़ा 41 देखिए, वर्तमान नियम भाई। टीपीए की धारा 41 क्वेश्चनेबल ओनर या दृश्यमान स्वामी की बात करती है कि दृश्यमान स्वामी द्वारा किया गया अंतरण, लेकिन इसके परकतर दिए गए, और जो बेनामी संपत्ति अधिनियम कानून बना उसके द्वारा टीपीए की धारा 41 को दायरा कम कर दिया गया। तो वर्तमान समय में ध्यान में रखिएगा, अब जिसका नाम कागज पर है वही असली स्वामी माना जाएगा, भले पैसा कोई और लगाया। पहले क्या होता था देखिए, पति मान लीजिए पैसा लगाए, अपनी पत्नी के नाम मकान खरीदे, तो उसका माने अगर पत्नी मकान बेचती थी तो पति इस आधार पर उस विक्रय को चैलेंज करते थे कि मैं आपका असली स्वामी हूँ और मेरी पत्नी तो केवल दिखावटी स्वामी है, क्योंकि इसका नाम है पैसा मैं लगाया, और कैंसिल करा देते थे। लेकिन अब कानून बदल गया है, जिसका नाम कागज पर होगा वही क्या माना जाएगा, उसका स्वामी। अब हो गया जमाना। तो आज भी लोग आपका अपनी पुत्रियों के नाम पर, पत्नियों के नाम पर, बहनों के नाम पर मकान प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, लेकिन अगर पत्नी मुकर गई और कहे कि हम नहीं देंगे एक पाई, तो कोई अब कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि अब वह उस संपत्ति की क्या है, पूर्ण स्वामी, अर्ध नहीं। वो आपका याद रखे क्या है, पूर्ण स्वामी। कई बार ऐसा हो चुका है समाज में, आप देखे होंगे, एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ। समाज में ये होता रहता है, तमाम कबीरा इस संसार में भांत भांत के लोग, तो भांत भांत के लोग हैं। तो मान लीजिए एक पति थे और भी पत्नी, एक उदाहरण लास्ट में बता दिया जाए। पति ने अपनी पत्नी के नाम मान लीजिए मकान खरीदा, पति पत्नी में विवाद उत्पन्न हो गया, पति अलग रहने लगा, पत्नी अलग। तो पत्नी क्या काम की कि मकान सी को बेचकर क्या हो गई, चली गई मैके। तो क्या पति कुछ बिगाड़ लेंगे? क्यों, क्या आप क्या कर सकते हैं भाई, नाम किसका है, पत्नी का। तो जिसका नाम, अब वह स्वामी, क्वेश्चनेबल ओनर का दायरा बहुत सीमित हो गया, कोई मतलब नहीं अब। तो इस प्रकार जो पहला हमने बताया, मैंने जो साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए, ये जो सिद्धांत हमने बताया, ये आपका जो पहला हमने इस सिद्धांत की प्रयोज्यता बताई इंग्लैंड में कि व्यवस्थापन के लिए पत्नी का सामयिक अधिकार है, अर्थात पत्नी की संपत्ति कौन उस समय पाता था, पति। तो पति का ये कर्तव्य है कि वह पत्नी के मेंटेनेंस की भी क्या करे, व्यवस्था, यानी कि पत्नी का संपत्ति पाए, यानी कि साम्य ले, साम्य के आधार पर। तो जो पत्नी का हक है उसको भी क्या करे, मान्यता दे। दूसरा देखिए, देखा जाए आपका दूसरा है अनफेयर या अनुचित या अयुक्ति सौदा। अनुचित सौदा या अयुक्तियुक्त सौदा, यानी कि आपका अनफेयर बार्गेनिंग भी कहा जाता है, अनफेयर बार्गेनिंग। अब अनफेयर बार्गेनिंग बार्गेनिंग किसे कहा जाएगा, इसके लिए आपका सतर्क रहना है, और सबसे अच्छा उदाहरण तो गुरु चेले का है। ध्यान से समझिए, देखिए
जहाँ की कोई सौदा या कोई संव्यवहार अनुचित है। तो अगर अनुचित है तो पहले तो भाई आपका कानून देखिए, तब तो समझा जाए। भाई दो दो लाइन तीन तीन लाइन लिखना रहता है, लेकिन एप्लीकेशन ज़्यादा और धारा ज़्यादा याद रखनी है। देखिए आपका, इसके लिए आप एविडेंस की धारा पढ़िएगा, 109(10)(11), 111। हम बता रहे हैं सब कुछ। साक्ष्य अधिनियम की धारा 111 पढ़ेंगे। संविदा अधिनियम की धारा 16 पढ़ेंगे। और आपका 19A पढ़ेंगे। कौन सी धारा? 19A पढ़ेंगे। इसके बाद आपका 64 पढ़ेंगे, यानी कि धारा 16, 19A। और कौन सी धारा संविदा नियम की? आपका 64। ध्यान से देखिए एक दो उदाहरण, क्योंकि मेन रूप से जो साम्या चलेगी वह भाई सिद्धांत तो दो ही लाइन समझाना है। मेन रूप से यहाँ जिस जिस कानून में ये सिद्धांत समाहित हैं उनको समझाना है। फिर देखिए आपका अनुचित सौदा देखा जाए क्या होता है। एक हम उदाहरण लेकर चल रहे हैं, यानी कि जहां अनुचित सौदा किया गया है, अगर न्यायालय द्वारा उस गलत सौदे को रद्द किया जाता है, तो जो व्यक्ति आपका धन दिया है सौदे में, उस व्यक्ति के धन को वापस कराया जाता है। तो एक सौदा करवाया जाए, मकान का ही सौदा करवाया जाए, और आपका गुरु चेले का। फिर हम उदाहरण दे रहे हैं, मान लीजिए ए गुरु है और बी चेला है। ध्यान समझिएगा इसको। ए गुरु है और बी चेला है। बी का मकान 1 करोड़ रुपए का था और 1 करोड़ रुपए का था, और गुरु ने चेले की इच्छा को दबा दिया। दबाकर चेले से अनुचित सौदा किया और कितने में मकान ले लिया? 1 लाख। फिर अब चेला 2-4 दिन बाद आपका न्यायालय में आया और कहा कि गुरु ने हमारे साथ अनफेयर बार्गेनिंग की है, अनुचित सौदा किया है, मेरी इच्छा को दबाया है। आप संव्यवहार देखिए, ये तो अंतरात्मा के क्या है? विरुद्ध है। क्या मैं अपना मकान जो 1 करोड़ का है, आप बताइए, क्या मैं किसी भी कीमत पर आपका 1 लाख में किसी को बेचता? तो गुरु ने क्या किया है? आपका हमारी इच्छा को दबा दिया। और संव्यवहार हजूर आप देखिए, ये अंतर चेतना के क्या है? विपरीत। गुड कंसेंस के क्या है? अतः इस संव्यवहार को, इस विक्रय को आप क्या करिए? रद्द। और रद्द करके हमारा मकान वापस दिलवाइए। तो वही आ गया कि चेला तो अपना मकान पा लेगा, यानी कि साम्य के आधार पर अपना हक मांग लेगा, लेकिन गुरु का हक भी देने के लिए वह क्या रहे? तैयार। तो गुरु से कितना पैसा लिया था? 1 लाख। तो क्या करे? गुरु को देने के लिए तत्पर और तैयार। यही तो साम्य चाहने वाले को साम्य का क्या करना चाहिए? अब इसमें वही आपका, अब ये तो नियम हुआ, अब इसको सेक्शन में जोड़ना है, वही मेन है आपका। नियम नहीं, नियम तो है ही। अब धारा जो संव्यवहार हमने बताया वह सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट की धारा 16 में आएगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस, यानी कि असम्यक असर। अब अगर चेले पर असम्यक असर डाला गया है, तो ये जो संविदा होगी यह कैसे नेचर की होगी? तो धारा 19A बताती है कॉन्ट्रैक्ट की कि ये संविदा वाइडेबल होगी, शून्यकरणीय होगी। अब बिहार अभिजय में पूछा गया था कि शून्यकरणीय संविदा का मतलब क्या हुआ? तो संविदा के दोनों पक्षकारों को नहीं, एक पक्षकार को ऑप्शन होता है, या तो वह शांत बैठे या संविदा को निरस्त कराए। तो बताइए आप लोग, तो इसमें किसको विकल्प मिलेगा? गुरु की चेला? हाँ, तो ये संविदा क्या होगी? शून्यकरणीय। किस धारा में कहा गया है कि शून्यकरणीय होगी? 19।
और जब ये हाँ, फिर एक बार अगला धारा पर चलिए। जब ये संविदा चेले के विकल्प पर शून्यकरणी है, चेला न्यायालय में गया और जाकर न्यायालय से मांग किया कि संविदा को रद्द किया जाए, और ये विक्रय की संविदा न्यायालय ने क्या कर दिया, रद्द। तो कानून अब तुरंत आपका कौन सी धारा अप्लाई करेंगे, 64। 64 क्या कहता है कि अगर कोई संविदा शून्यकरणी थी और न्यायालय ने उसे शून्य घोषित कर दिया, तो 64 कहती है कि जो पक्षकार ऐसी संविदा के तहत लाभ पाया है वह लाभ को क्या करेगा, वापस। तो इस मामले में लाभ कौन पाया है भाई, संपत्ति तो चेले को मिल गई, तो कौन लाभ पाया है, चेला। तो कौन सी धारा कहती है लाभ की वापसी, 64। तो कौन किसको लाभ वापस करेगा, चेला। किसको करेगा, कितना लाख, 1 लाख। तो यही हो गया आपका। तो फिर एक बार और एक धारा मिल गई। इस संविदा अधिनियम की किन धाराओं में, ये आगे हम बताएंगे डिटेल में, ये सिद्धांत है कि साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए। तो 64 एक मिली। भाई रेस्ट ले लीजिए 15 मिनट, तब क्लास चलेगा। भाई आज टीपीए न चल के इक्विटी ही चलेगी, तैयार नहीं हो पाए हैं टीपीए भाई कुछ कारणों से। तो आपका अगला जो क्लास चलेगा अभी 1 घंटा, फिर ये सिद्धांत ही चलेगा, साम्य चाहने वाले को साम्य का क्या करना चाहिए। टीपीए कल चलेगी भाई आपका, क्योंकि कुछ समस्याओं के कारण तैयार आदमी नहीं कर पाया, जबरदस्ती न खींचा जाए, जब तैयार हो जाए तभी पढ़ाया जाए। तो अभी साम्या चलेगी, उसके बाद संविधान चलेगा। आज संविधान चलेगा, तभी 1 घंटा साम्य ही चलाया जाए। 10 दिन से नोट्स पढ़ाए फोटो स्टेट करा के। तो फिर बैक होया जाए। बहुत अच्छा सिद्धांत साम्या का पहला उठाया गया है कि साम्य चाहने वाले को साम्य का क्या करना चाहिए, पालन। और इसमें देखिए आपका, अभी हम ये बता रहे हैं कि ये आधार सूत्र कहाँ कहाँ लागू होता है। पहला नियम याद रखना है कि इसका कंसेप्ट याद रखना है कि जो वस्तु जिसकी है उसे दे दी जाए। और ये किसने कहा है, जर्मी बेंथम। इसी सिद्धांत पर ये साम्य का सिद्धांत आधारित है कि अपना अधिकार मांगिए, लेकिन दूसरे के अधिकार को भी देने के लिए तत्पर और क्या रहिए, तैयार। यानी कि जैसे कि चेले का उदाहरण हमने अच्छा बताया। पहला हमने बताया व्यवस्थापन के लिए पत्नी का सामयिक अधिकार, यानी कि अगर इंग्लैंड में पुराना कानून था, बदल गया है, मैं बता दूं आपका पत्नी की संपत्ति पति को प्राप्त होती थी जिंदा रहते ही पत्नी की। तो साम्य न्यायालय ने ये किया कि आप जब पत्नी की संपत्ति ले ही रहे हैं तो कम से कम पत्नी के लिए व्यवस्था करके जाइए। किसकी व्यवस्था, रख रखाव। अब रख रखाव भी शब्द याद रखना है, या भरण पोषण, क्योंकि झारखंड में रख रखाव दे दिया और कई लोग ये सोच रहे थे कि ये रख रखाव क्या है। अरे भाई रख रखाव मतलब गुजारा भत्ता, गुजारा भत्ता मने भरण पोषण, भरण पोषण मने मेंटेनेंस। फिर अगला देखिए, दूसरा आपका अनफेयर बार्गेनिंग बताई गई थी, यानी कि अनुचित सौदा या अयुक्त युक्त सौदा, जिसमें हमने एक उदाहरण बताया। अच्छा, भारतीय संविदा नियम 1872 की धारा 16 का हमने उदाहरण बताया, और गुरु चेला पर। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अभी हम संविधान नियम में डिटेल में आएंगे लास्ट में, कि भारत के कानूनों को हम लास्ट में एक जगह एकत्र करवाएंगे। तीसरा आइए देखा जाए, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के मामले में, यानी कि जो तीसरा ये सिद्धांत लागू होता है वह लागू होता है निर्वाचन के मामले में, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के मामले में। चुनाव का मामला, तो ये चुनाव का मतलब आपका माने इलेक्शन से न जोड़ दीजिएगा, ये चुनाव दूसरा है। यानी कि आपका पूछा भी जाता है, देखिए टीपीए की धारा 35,
यानी कि संपत्ति अंतरण अधिनियम ये 1882 की धारा 35 में डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन निर्वाचन या चुनाव का सिद्धांत है, और ये सिद्धांत भी शुद्ध रूप से इसी पर आधारित है कि साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए। वैसे बिहार में इंटरव्यू में आपका वहाँ की लोकल भाषा में पूछा गया था क्वेश्चन, और वह जो पूछा गया था कि मीठा मीठा हब हब और तीखा तीखा थू थू, ये नहीं चलने वाला है। यानी कि आपका या तो आप स्वीकार करिए या इनकार करिए। तो देखिए वहाँ के लोकल भाषा में पूछा गया था कि मीठा मीठा हब हब और तीखा तीखा थू थू का सिद्धांत कहाँ दिया गया है, तो 35। अब कैसे मीठा मीठा खाइए तीखा थूकिए ये नहीं उन्हें दिया जाएगा। यानी कि मीठा, यानी कि इसका मतलब अमृत पी रहे हैं तो जहर भी क्या होगा, पीना पड़ेगा। यानी कि मीठा खा रहे हैं तो आपका तीखा भी क्या करना पड़ेगा। अब इस सिद्धांत को देखिए कैसे इसमें साम्या का सिद्धांत समाहित है। वो तो लिखना 2 ही लाइन है मेंस में, लेकिन दिमाग में बैठाना ज्यादा है। देखिए लेक्चर बहुत व्यापक रहता है, लिखवाया सीमित दायरा में जाता है। देखिए आपका अब 35 में है क्या, ये थोड़ा समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए ए एक व्यक्ति है और ये मकान इसका है, माने स्वामी कौन है, ए, ओनर। अब बी क्या करता है कि भाई आपका बी इस मकान को अंतरित करने की प्रबंधना करता है और अंतरित कर देता है सी को, यानी कि मान लीजिए सी को बेच देता है। अब आप ये कहेंगे कि भाई मालिक तो ए है तो बी बेचने का हकदार ही नहीं है, तो तुरंत आपका बिहार का क्वेश्चन टीपीए का आगे बताया भी जाएगा। सेक्शन 7 में एक सिद्धांत समाहित है कि नेमो डेट कोड नॉन हैबिट, यानी कि जिस व्यक्ति के पास जितना हक है उतना ही हक वह किसी दूसरे को दे सकता है, उससे अधिक हक वह नहीं दे सकता। अर्थात इसका मतलब कि अगर ए इस मकान का स्वामी है तो दूसरे को स्वामित्व दे सकता है, कब्जेधारी है तो केवल कब्जा दे सकता है। यानी कि ये प्रिंसिपल किस धारा में समाहित है, बिहार में पूछा गया है 7। लेकिन ये ला का एब्सोल्यूट रूल नहीं है, विधि का पूर्ण नियम नहीं है, इसके अपवाद हैं। 3 धाराएं अपवाद है जहाँ के व्यक्ति उस संपत्ति का हकदार न होते हुए भी दूसरे को संपत्ति अंतरित करने की कल्पना करता है। तो अपवाद याद रखिए, धारा 35 है, 41 है, और कौन सी धारा। अब 2-4 दिमागदारों को देखिए कैसे आपका बिहार में ये क्वेश्चन आया था और दिमाग कैसे लगा रहे थे 2-4 दिमागदार। अब ये है कि ये पूछा गया था कि नेमो डेट कोड नॉन हैबिट का कौन सी धारा अपवाद है। तो भाई 3 धाराएं हम बता रहे हैं। अब बिहार में 3 धाराएं न आकर केवल 2 धाराएं आई थी, और वह 41 और 43। तो एक दो जो दिमागदार थे वह ये सोच रहे थे कि सर ने तो 35 भी बताया है और ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं था, तो मारे इनमें से कोई। अरे भाई सर ने 3 धाराएं बताई हैं तो पहले 3 खोजिए ऑप्शन में, 3 न रहे तो कितना खोजिए, 2, और 2 न रहे तो इसमें से, और एक भी न रहे तब जाकर किसको मारिए। तो दिमाग आप न लगाइएगा, ये नहीं कि आपका बिहार में इसी बार आया था और एक दो आकर बहस, मैंने बहस भी कर रहे थे लोग, तो उनको समझाया गया कि न रहे तो भाई ये मारिए, और जब साल भाया तो जो हम बता रहे थे वही सही निकला। तो अब आइए फिर 35 में क्या है, फिर एक बार देखा जाए। यानी कि धारा 35 धारा 7 का अपवाद है, अर्थात स्वामी न होते हुए भी कुछ दशाओं में वह संपत्ति का क्या कर सकता है, अंतर। अपवाद का मतलब ये हुआ।
अब बी सी को क्या कर दिया भाई, संपत्ति का अंतरण, और जो बी है वह दस्तावेज जिस पर अंतरण किया है और कुछ धन लेकर, फायदा लेकर किसके पास जाता है, ए के पास। और ए से कहता है कि आप स्वामी थे और हमने आपके मकान का अंतरण करने की कल्पना किया है। अगर आप इस दस्तावेज पर साइन कर दीजिए और ये जो प्रतिफल या धन है रख लीजिए, मैं धन भी दे रहा हूँ और दस्तावेज भी पेश कर रहा हूँ, तो अब निर्वाचन किसको करना होगा, ए को। ए के पास देखिए क्या विकल्प है, या तो बी को डांट कर भगा दे कि हमारा मकान था, तुमने कैसे ट्रांसफर कर दिया, तो खत्म मामला। लेकिन अब ए क्या कर रहा है, या दूसरा विकल्प ए के पास है, वही निर्वाचन होता है, चुनाव माने कि ऑप्शन। दूसरा ये है कि वह पैसा ले ले और विलेख पर क्या कर दे, साइन। तो जैसे ही ए विलेख पर साइन करता है धन लेकर, तो वैसे ही बी ने जो कल्पना की थी किसको देने का, मकान सी को, बताइए वह कल्पना केवल कल्पना रहेगी कि अब साकार हो जाएगा, साकार। लेकिन बी क्या कर, ए क्या कर रहा है, धन भी रख लिया और साइन भी नहीं कर रहा है, यानी कि बी से पैसा भी ले लिया, विलेख लेकर रख लिया, लेकिन उस दस्तावेज पर साइन नहीं कर रहा है। तो यही हुआ कि मीठा मीठा हब हब और तीखा तीखा थू थू नहीं चलेगा, यानी कि जब पैसा लिए हो तो विलेख पर क्या करो, साइन, और नहीं तो पैसा क्या करो, वापस। तो साम्य का यह सिद्धांत ये कहता है कि साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए, अर्थात इसका मतलब कि ए के पास ये विकल्प जो हैं, या तो ए जब मैंने अपना कह सकते हैं कि साइन कर रहा है, अगर साइन ए नहीं कर रहा है विलेख पर, तो पैसा जो है यानी कि बी का जो हक है, बी ने जो पैसा दिया था वह पैसा ए द्वारा किसको वापस किया जाए, बी को। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए साइन नहीं करता तो ये जो बी ने ए को धन दिया है, ये धन किसको वापस करना होगा, बी को। अब सी को क्या मिलेगा तब, तो उतना अब संभव नहीं है बताना, क्योंकि बहुत लंबी कहानी चली जाएगी। बस ये जानिए कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का सिद्धांत भी इसी पर आधारित है। 2-3 नियम पर्याप्त है भाई, टीपीए जब चल ही रहा है तब डिटेल में हम इसको बताएंगे। तीसरा देखिए, चौथा भाई आपका जो यह आधार सूत्र लागू होता है वह बंधक मोचन के मामले में, यानी कि मार्गेज को आपका रिडीम के मामले में, मार्गेज के रिडीम के मामले में, तो बंधक मोचन का मामला होता क्या है और टीपीए में कहाँ समाहित है, ये देखना। ये सब सामयिक आपके प्रावधान बताए जा रहे हैं। तो टीपीए की फिर एक धारा लेनी पड़ेगी 60। टीपीए में ज्यादा, चूंकि हम बताए थे भाई कंसेप्ट में कि जो संपत्ति अंतरण अधिनियम में 80% जो प्रावधान है वह साम्य न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों को क्या किया गया है, रख दिया गया है। अतः साम्य के जो सिद्धांत 12 हैं उन सिद्धांतों में ज्यादा कहाँ उदाहरण मिलेंगे, एक तो संविदा नियम और दूसरा सबसे ज्यादा उदाहरण किसमें मिलेंगे, टीपीए में। तो धारा 60 क्या कहती है, राइट टू रिडीम की बात करती हैं, आपका मोचन के अधिकार की बात करती हैं। तो जे में 3-4 क्वेश्चन बना है टेक्निकल, वो भी हम बता दे रहे हैं। और मोचन के अधिकार पर साम्य चाहने वाले को साम्य का क्या करना चाहिए, पालन। पहले बंधक हम बताए थे समव्यवहार, फिर एक बार एक समव्यवहार बनाया जाए। ए के पास ये मकान है, ध्यान से देखिए, और बी से ये पैसा मांगने जाता है, तो बी कहता है कि हम तुम पर विश्वास नहीं करेंगे, कुछ गारंटी के तौर पर हमारे पास रखो ताकि सिक्योरिटी रहे हमारे धन की। तो ए क्या करता है कि इस मकान में हित का अंतरण करता है, किसके फेवर में, बी के।
यानी कि किसके पक्ष में हित का ट्रांसफर किया गया, बी के। और ये कहता है विलेख में, माने ए लिखा गया है विलेख में कि हे बी, अगर मैं समय पर पैसा नहीं लौटाऊं तो तुम इस मकान को बेचकर अपना पैसा क्या करना, वसूल लेना। तो कुछ धन बना दिया जाए, मान लीजिए 10 लाख, यानी कि ये जो मकान है कितने लाख में मार्गेज हो गया, 10। अब यहीं पहले क्वेश्चन निकालना है, और ये में तो कई बार बना है, पिछली बार भी बना था, और आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन बना था 61 से, लेकिन 60 से भी कई बार एमपी में बनता है। पहला क्वेश्चन ये है कि इस उदाहरण में ए का क्या नाम दिया जाएगा, तो मार्गेजर या बंधक करता। बी को क्या नाम दिया जाएगा इस उदाहरण में, मार्गेजी या बंधकदार। बंधक धन कितना है, 10 लाख। अब बंधक संपत्ति कौन है, मकान। और इस पूरे संव्यवहार को एक लाइन में हम क्या कहेंगे, बंधक, मार्गेज। और जिस दस्तावेज पर ये सब बातें लिखी जाएंगी उस दस्तावेज को हम क्या कहेंगे, मार्गेज डीड या बंधक बिलेज। अब आइए ए का क्या अधिकार है देखा जाए। ए के अधिकार का वर्णन धारा 60 में किया गया है और बी के अधिकार का वर्णन 67। तो क्वेश्चन जे में बना है कि मोचन का अधिकार किसका अधिकार है, बताइए। हाँ, पहले 60 देखा जाए तब तो पूछा जाए। सेक्शन 60 में राइट टू रिडीम मोचन का अधिकार है। मोचन का मतलब छुड़वा लेना, छुड़वा लेना माने उन्मुक्त करा लेना। तो कैसे उन्मुक्ति मिलेगी, तो उन्मुक्ति का रास्ता ये है कि ए जो बी से उधार लिया है वह उधार ब्याज सहित चुका दे और अपना मकान ए क्या कर ले, छुड़वा ले, बंधक से क्या कर ले। इसी को हम क्या कहेंगे एक लाइन में, राइट टू रिडीम या मोचन का अधिकार। तो यूपीजे का क्वेश्चन है कि मोचन का अधिकार किस धारा में समाहित है, 60 में। ये अधिकार किसका है, ए का कि बी का, ए का। तो ए को हमने क्या बताया, बंधक करता कि बंधकदार, बंधक करता। तो मोचन का अधिकार किसका अधिकार है, बंधक करता, किस धारा में समाहित है। तो मोचन का मतलब क्या हुआ, पैसा दीजिए और अपनी जमीन क्या करिए, वापस पाइए। अब दूसरा देखिए, बी का देखिए। जहां तक बी की बात है, बी को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं, और राइट टू सेल या राइट टू फोरक्लोजर यानी कि विक्रय का अधिकार या पूर्वबंध या इत्यादि, वो नहीं उतना लंबा जाना है। अगर इस समय पर बी को पैसा नहीं लौटाता है तो बी का भी पैसा फंसा है, बी को कुछ अधिकार मिलना ही चाहिए। तो बी को कौन सी धारा अधिकार देती है, 67। तो आपका कौन कौन सा अधिकार, विक्रय का और जब्ती का। तो क्वेश्चन ये बना है कि विक्रय का अधिकार किस धारा में है, 67। जब्ती का अधिकार 67, और किसका है, यूपीजे में बना है, बंधकदार की बंधक करता, बंधकदार यानी कि मार्गेज। तो अब समस्या देखिए, अब हमें सिद्धांत पर बैक होना है भाई। नियम जान लिया आप कि ये नियम है धारा 60 में। साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए, अर्थात अपना अधिकार आप मांगिए लेकिन जो दूसरे का अधिकार है उसको भी आप मान्यता दीजिए, उसको प्रश्रय दीजिए। तब ए देखिए क्या करता है, ए मुकदमा करता है बी के खिलाफ न्यायालय में कि हजूर ये मकान हमने बी के पास बंधक रखी थी, इसे हमें दिलवा दिया जाए। यानी कि कौन अपना अधिकार मांग रहा है, ए। साम्य कौन चाह रहा है, ए। तो हमने यही तो बताया कि साम्य चाहने वाले को साम्य का क्या करना चाहिए, पालन। तो ए पर जो जिम्मेदारी है बी के प्रति, ए उसको भी निभाए। तो क्या जिम्मेदारी है, ए ने बी से जो 10 लाख रुपया लिया है वह ब्याज सहित क्या करे, बी को लौटाए। यानी कि अपना मकान मांगे लेकिन जो बी का क्या है, कौन सा पैसा, 10 लाख रुपया क्या सहित
व्यासहित उसको क्या करे। तो यही तो हुआ कि साम्य चाहने वाले को साम्य का क्या करना चाहिए। तो आप कोई समस्या हो तो बताए, नहीं तो अगला चला जाए भाई। अगला देखिए आपका, ये जो अगला आपका सिद्धांत है, संविदाओं का विशिष्ट पालन। यानी कि आपका अगला जो प्रयोज्यता हम बता रहे हैं, बहुत लंबा ये सिद्धांत है, सबसे लंबा सिद्धांत ये चलता है, मैं बता दूं। यानी कि सबसे लंबा सिद्धांत पहले उठाया गया है, इसके बाद तो छोटे छोटे थोड़ा आएंगे। यानी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा का विशिष्ट पालन। अब संविदा का विशिष्ट पालन होता क्या है, तब तो इसको समझाया जाए। अब इसके लिए फिर एक कानून चेंज करना पड़ेगा, और वह कानून चलेगा SRA, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963। देखिए ध्यान से भाई, आपका धारा 9 से लेकर धारा 25 तक, यानी कि आपका कह सकते हैं कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 9 से लेकर 25 तक में संविदाओं के विशिष्ट पालन की बात की गई है। तो जो बिहार ने क्वेश्चन बनाया, दो धाराएं तो जरूर याद रखिए, एक धारा 10 याद रखना है और एक धारा 14। धारा 10 बताएगी SRA की कि वे कौन सी संविधाएं हैं जिनका विशिष्ट पालन कराया जा सकता है, और धारा 14 बताएगी कि किन संविधाओं का विशिष्ट पालन नहीं हो सकता। तो भाई फिर एक बार याद रखें, सेक्शन बिहार में पूछा था कि कौन सी धाराएं एक दूसरे के ध्रुव विरोधी हैं। ध्रुव विरोधी का मतलब एक 36 का आंकड़ा है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत है। तो कौन सी धारा, 10 और 14। किस धारा में उन संविधाओं का उल्लेख किस धारा में किया गया है जिनका विशिष्ट पालन हो सकता है, धारा 10। और उन कॉन्ट्रैक्ट का उल्लेख किस धारा में है जिनका विशिष्ट पालन नहीं हो सकता, 14। अब विशिष्ट पालन समझिए, जो ये संविदा का विशिष्ट पालन होता क्या है, अब वो आइए एक उदाहरण देखिए, इसी उदाहरण पर चलेगा, ध्यान से देखिए। संविदा का विशिष्ट पालन का मतलब जर्मी बेंथम के कोटेशन पर आधारित है कि जो वस्तु जिसकी है वह वस्तु उसे दे दी जाए। यही सिद्धांत है शुद्ध रूप से SRA का। ये इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि भाई SRA का आधार क्या है, किस पर क्या है बेस। तो बेस यही है कि जो वस्तु जिसकी है उसे क्या की जाए। तो भाई इस सिद्धांत का भी तो बेस यही है, साम्य चाहने वाले को कि अपना हक मांगिए, लेकिन जो दूसरे का हक है उसको भी देने के लिए तत्पर और क्या रहिए। तो वही सिद्धांत हम बता रहे हैं एक उदाहरण से, और तब आपका विशिष्ट पालन में ऐड करेंगे सिद्धांत। तो पहले उदाहरण देखिए, ए के पास ये मकान है और इसने बी को बेचने की आपका संविदा की। ध्यान समझिए, मान लीजिए कि 20 लाख में संविदा हुई और बी क्या करार हुआ, संविदा नहीं भाई, एग्रीमेंट टू सेल कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, एग्रीमेंट टू सेल, विक्रय का करार। बी ने 10 लाख एडवांस दे दिया था, ध्यान से देखिए 10 लाख एडवांस दिया था और कितना बकाया था, 10 लाख। ए बेचने से बाद में इनकार कर दिया। तो भाई जर्मी बेंथम ये कहते हैं कि जो वस्तु जिसकी है उसे क्या की जाए, दी जाए। तो भाई बी ने ये मकान खरीदने की संविदा की थी, तो जर्मी बेंथम के अनुसार न्यायालय का ये कर्तव्य है कि ए से इस मकान को किसको दिलवाए, बी को। यही तो विशिष्ट पालन का मतलब यही हुआ कि जिस वस्तु के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वही वस्तु दूसरे को क्या की जाए। तो बताइए इस उदाहरण में संविदा किसके लिए हुई थी, मकान के लिए। तो न्यायालय क्या करे, ए से यह मकान किसको दिलवाए। तो बी अपना हक तो मांग रहा है,
लेकिन ए का भी तो कुछ हक है, यानी कि बी अपना हक मांगे, लेकिन कितना बकाया है अभी। तो बी 10 लाख रुपया देने के लिए तत्पर और क्या रहे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि विशिष्ट पालन की संविदा में जो व्यक्ति विशिष्ट पालन की मांग कर रहा है, अगर उसका कुछ धन बकाया है, तो न्यायालय विशिष्ट पालन का आदेश तभी देंगे जब वह व्यक्ति दूसरे पक्षकार को वह धन क्या कर दे दे, क्योंकि ए का भी कितना बकाया था। अब ये नहीं हो सकता कि हमें मकान दिलवा दीजिए तो 10 लाख क्या क्या होगा। तो साम्य का आप पालन करिए और 10 लाख रुपया ए को क्या करिए और दीजिए, क्योंकि आपने अभी कितना दिया था, केवल 10 लाख, और 10 लाख बकाया था। ये शुद्ध रूप से आपका किस पर आधारित है कि साम्य चाहने वाले को साम्य का क्या करना चाहिए, पालन। अगला आया जाए आपका स्वत्व विलेखों के माने हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक के मामले में भी यह सिद्धांत लागू होता है। फिर टीपीए में आना पड़ेगा भाई। हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक, हक विलेख मतलब कि जो टाइटल डीड्स है, ओनरशिप शिप का डीड है। अब आइए इसको समझने का थोड़ा प्रयास करिए। एक बार देखें तो टीपीए में 58 में किस खंड में है। हाँ, एफ में ना। देखिए भाई, एक बार फिर से एक बार देख लीजिए। हाँ, बेयर एक्ट में एक बार देख लीजिए भाई, हमें याद नहीं आ रहा है। हाँ, क्योंकि एक बार गलती तो सदैव गलती होती रहेगी। उससे अच्छा है कि 1 मिनट देख कर ही चला जाए। बेयर एक्ट रखे हैं टीपीए की, नहीं बेयर एक्ट रहेगा तो अलग बात है भाई, चेक करवा जाएगा नेट से। फिर एक बार देखिए, एक बार इसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करिए। एक क्वेश्चन आपका मैंने, वैसे भी आधा टीपीए हमें लगता है कि सामिया पढ़ाते पढ़ाते ही निपट जाएगी। जो सिद्धांत है वो सिद्धांत टीपीए के तो आधा सामिया पढ़ाते पढ़ाते ही आधा सिद्धांत हम क्या करेंगे, बता देंगे। क्योंकि साम्य सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों को जिन जिन कानूनों में समाहित किया गया है उन्हीं कानूनों को पढ़ना है। सिद्धांत तो 2 लाइन ही लिखना है। तो फिर एक बार देखिए, हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक पर कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं, थोड़ा इसको अच्छे से देखना है। पहला जो हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक होता क्या है, ये पहले समझ लीजिए, तब आपका और छोटी छोटी जो 2-3 बातें हैं उसको हम बताते हैं। देखिए ध्यान से, हक विलेख के निक्षेप द्वारा बंधक का मतलब ये हुआ, एक उदाहरण देखिए, ए के पास ये जमीन है, ध्यान से देखिएगा। ए के पास ये जमीन है और ये चाहता है कि बैंक वाला ही उदाहरण दिया जाए, बैंक से इस जमीन को बैंक में बंधक रखकर और कुछ उधार या ऋण ले ले। तो बैंक वाला ये कहेगा कि आप जो जमीन का ओरिजिनल कागज है, यानी कि जो जमीन के स्वत्व का, हक का, स्वामित्व का ओरिजिनल कॉपी है, वह हमारे यहाँ जमा कर दीजिए और जमा करके और अपने कृषि भूमि पर क्या ले लीजिए, आपका पैसा या लोन ले लीजिए, उधार ले लीजिए। और जब आप पूरा पैसा जमा करिएगा तो ये जो आपका मैंने हक विलेख का दस्तावेज है, ये हम आपको क्या कर देंगे, वापस। तो ऐसी दशा में इसी को हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक भी कहते हैं, यानी कि स्वामित्व का कागज रखे और क्या ले लिए, उधार या ऋण, इसी को कहा जाता है। ये कहाँ दिया गया है, तो 58 के किस खंड में, टीपीए में एफ में दिया गया है। और इसी का उपनाम पूछा जाता है यूपी और एमपी हर एक जगह, इक्विटेबल मार्गेज, सामयिक बंधक। अब देखिए आपका क्वेश्चन का मॉडल, थोड़ा नए लोग समझने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से किस बंधक को सामयिक बंधक, इक्विटेबल मार्गेज कहा जाता है, गलत ना हो, किस बंधक को, हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनता है
कि निम्नलिखित में से कौन बंधक का प्रकार नहीं है, तो ये प्रकार नहीं है, इसे कहा जाता है। जैसे कि आपका मोदी जी को फेंकू कहा जाता है, तो कहा जाता है लेकिन असली नाम तो नहीं है ना। आपका राहुल गांधी जी को पप्पू कहा जाता है, तो कहा जाता है लेकिन असली नाम नहीं है। आपका अखिलेश जी को बबुआ कहा जाता है, कहा जाता है, असली नाम नहीं है। और मायावती जी को आपका बुआ कहा जाता है, तो कहने की बात अलग है, आप कह सकते हैं। तो अब क्वेश्चन पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन आपका बंधक का प्रकार नहीं है? चार ऑप्शन देगा, उसमें एक ऑप्शन देगा सामयिक बंधक, तो ये प्रकार नहीं है। हाँ, लेकिन किस बंधक को सामयिक बंधक कहा जाता है? तो हक विलेखों के, अब यही मार्क कराएगा कौन प्रकार नहीं है, तो हक आपका सामयिक बंधक ये कहा जाता है भले। तीसरा ये क्वेश्चन, अब सामयिक जो ये हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक होता है, इसका लिखित में होना अनिवार्य नहीं, यानी कि इसका लिखित में होना और पंजीकृत होना अनिवार्य नहीं, माने लिखित में होना और रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड होना ये अनिवार्य नहीं है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि किस बंधक का लिखित में होना अनिवार्य नहीं है? तो भाई गलत न हो, कौन सा बंधक है? हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक। अब इसमें आपका साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए, हमें वह सिद्धांत देखना है। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए ए बैंक से उधार लिया था और बैंक में जाकर रोज अपना ओरिजिनल कागज मांग रहा है कि हमें दे दीजिए दे दीजिए दे दीजिए, यानी कि अपना हक मांगिए, यानी कि ओरिजिनल जो कागज बैंक में जमा है उसको क्या करिए, मांगिए। लेकिन बैंक का भी जो है आपका अधिकार देने के लिए तत्पर और तैयार रहिए, यानी कि जो बैंक से कर्जा लिए हैं वह ब्याज सहित आप क्या करिए, भरिए। तो पहले ब्याज सहित बैंक का कर्जा भर दीजिए, तब आप क्या अपना ले जाइए, कागज, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि अपना हक मांगिए तो बैंक का हक भी देने के लिए तत्पर और क्या रहिए। तो ये आपका हुआ। अगला देखा जब भाई आपका जो अगला इसमें जो सिद्धांत है आपका, कह सकते हैं कि सद्भावी धारक द्वारा किए गए सुधार के लिए प्रतिकर या प्रतिफल, ये क्वेश्चन आपका पिछली बार बिहार में पूछा गया था, आपका टीपीए की धारा 51, यानी कि सद्भावी धारक द्वारा किए गए सुधार के लिए प्रतिफल। अब ये क्या होता है, तो एक उदाहरण, फिर केवल उदाहरणों से ही चलेगा, लिखना तो मैं फिर बता दूं 2 ही लाइन है इसके, इसमें भी ये सिद्धांत है। तो टीपीए की धारा फिर कौन हम उठा रहे हैं, यानी कि 51, ध्यान से समझिए उदाहरण, तब आप बताइएगा कि क्या साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए। ये इस बार बिहार में पूछा गया था, पिछली बार धारा 51, याद रखिएगा ये सिद्धांत। फिर एक बार देखिए भाई आपका, ये एक व्यक्ति है और ये मकान पर काबिज है, ध्यान से समझिएगा इस उदाहरण को भी। ये एक व्यक्ति है जो इस मकान पर काबिज हैं, ये सद्भावना पूर्वक, दुर्भावना में नहीं, कैसे भाई, मैंने सद्भावना में, जानबूझ के नहीं, ये समझता है कि इस मकान का स्वामी मैं हूँ, क्या समझता है, और सद्भावना पूर्वक स्वामी समझता है अपने को, और इस मकान में सुधार करता है, यानी कि 1 मंजिला बिल्डिंग थी तो कितना बना दिया, 2 मंजिला। तत्पश्चात आपका बी आता है और बी ए के विरुद्ध अपना अच्छा हक साबित करता है, अर्थात बी आकर ये दावा करता है कि मैं इस मकान का स्वामी हूँ, ये मकान मुझे दिया जाए। तो अब तक कौन स्वामी सद्भावना में समझ रहा था अपने को, ए। अब कौन मालिक आ गए, बी। बी कोर्ट में चला गया, अपना दस्तावेज पेश किया, दस्तावेजों से ये
साबित होता है कि इसका मालिक ए नहीं बल्कि कौन है, बी। तो कानून ये है कि भाई ए को तो जाना ही होगा, क्योंकि आपका बी स्वामी है, तो मकान किसको मिलना चाहिए, बी को। यानी कि बी अपना मकान हक से मांगे, लेकिन जो ए का अधिकार है उसको भी देने के लिए तत्पर और क्या रहे। तो बताइए ए, भाई एक बिल्डिंग थी मकान की, तो कितना बनाया, दो। तो जो ऊपर की बिल्डिंग बनाया है, ए कह सकता है कि हजूर हमने सद्भावना पूर्वक कार्य किया, हम समझ रहे थे कि हम हकदार हैं, बाद में हमें हटाया जा रहा है, तो जो ऊपर की बिल्डिंग एक हम बनाए हैं उसका प्रतिकर या प्रतिफल हमें क्या किया जाए, दिलवाया जाए। तो अगर ऊपर की बिल्डिंग का दाम 10 लाख रुपया हुआ, तो न्यायालय बी से कहेगा कि मकान लो, मिलेगा तुम्हें मकान, लेकिन शर्त लगा देगा कि ए का भी तुम हक का ध्यान रखो, यानी कि ए को 10 लाख रुपया तुम क्या करो, दो। भाई तोड़वा कर तो ले जाने में कोई मतलब नहीं है, ले जाने वाली वस्तु रहेगी तो आपका टीवी फ्रिज उरिज रहेगा, उठा ही ले जाएगा। अब क्या कहे कि ईंट तोड़वा कर ले जाए। तो इसमें कौन सा सिद्धांत समाहित हो गया, बिहार में पिछली बार भी आया था कि साम्य चाहने वाले को साम्य का क्या करना चाहिए। इसके बाद जो आता है आपका लास्ट में प्रामिजरी स्टापेल या वचनात्मक विबंध। वचनात्मक विबंध भी इसी सिद्धांत पर आधारित है कि साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए। तो अब भाई कई लोग जानते ही नहीं है कि ये क्या है, वचनात्मक विबंध का मतलब क्या हुआ। तो फिर हम बता रहे हैं 2-4 मिनट, देखिए। विबंध यानी कि स्टापेल। स्टापेल शब्द स्टाप से बना है। स्टाप मतलब रोक देना, रोक देना, रोक देना मतलब विबंधित कर देना। फिर एक बार समझिए, अगर कहीं भी शब्द ये आए कि विबंधित कर दिया गया, तो उसको आसान भाषा में समझिएगा, स्टॉप कर दिया गया, यानी कि उसको क्या कर दिया गया है, रोक दिया गया। तो गाड़ी को भी ब्रेक लगा कर रोका जाता है, वाहन को भी, घोड़ा को भी, आपका गधा को भी, आपका सबको रोका जाता है। तो स्टापेल में किसको रोका जाएगा, मनुष्य को रोका जाएगा, विपरीत बात कहने से रोक दिया जाएगा। यानी कि विपरीत बात कहने से क्या किया जाएगा, यानी कि एक आपका इसका मतलब ही हुआ कि एक ही बार में आप गर्म चाय और ठंडी कॉफी नहीं पी सकते, अपच कर देगा। एक बात जब कहे हो तो उसी बात पर क्या रहो, कायम रहो। जैसे मैं कहा था कि मिठाई खिलाऊंगा, तो मैं अपनी बात पर कायम हूँ। अगर मैं मुकर जाता तो आप लोग हमारे मुंह को क्या करते, ताला लगा देते, बंद कर देते। अब दिल्ली वाले बैठे ही हैं, वो तो तुरंत ताला लगा देते यानी कि जितेंद्र भाई बैठे ही हैं, भाग जा रहे हैं दिल्ली, तो इसी को स्टापेल कहते हैं भाई। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन स्टापेल से बनता है। जो ये वचनात्मक निबंध है, प्रामिजरी स्टापेल, इसमें क्या होता है, इसमें एक व्यक्ति दूसरे को वचन देता है, प्रामिज करता है, वादा करता है, प्रतिज्ञा करता है, और उस वचन के आधार पर दूसरे को कार्य करना रहता है। और जब तक दूसरा व्यक्ति कार्य नहीं शुरू कर देता, तब तक पहला व्यक्ति अपने वचन को निभाने के लिए बाध्य। तो इसको भाई आपका चूंकि समय भी, अभी संविधान भी पढ़ाना है, नहीं तो आपका, तो अभी आपका कल चलेगा ये। हो सकता है कि कल पूरा समय ले ले यही सिद्धांत, क्योंकि अभी भारतीय विधियों में भी हमें ऐड करना है। तो अभी आपका 15 मिनट का ब्रेक रहेगा भाई, 20 मिनट का। मिठाई खा लीजिए, आप लोग आ रही हैं, मैंने संविधान शुरू होने से पहले बांट दिया जाए और तब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू किया जाए।